नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार। साथियों, हम देख रहे हैं लगातार कुछ न कुछ बातें होती जा रही हैं और एक जो हम लोग सुनते हैं कि पहाड़ गिरा और उसके पीछे लोग भागते जाते हैं। एक किशनगंज का जो पत्र वायरल हुआ, अब तमाम लोग उसी को लेकर हल्ला करते जा रहे हैं। भैया, सिर्फ किशनगंज का ये मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। समझिए, टीटी पूरे बिहार के लिए है, तो इस पे बिहार सरकार ना लेटर निकालेगी। पहले बिहार सरकार को लेटर तो निकालने दीजिए, क्या निकालती है। कहने का हमारा मतलब है कि क्या निकालती है उससे स्पष्ट तो हो। वो टीटी पास किए हैं जो, तो टीटी सिर्फ टीटी नहीं, मुझे तो यही महसूस हो रहा है। मैंने जब वकील साहब से भी इस मुद्दे पर बात किया है, उन्होंने कहा कि नहीं, दक्षता जो है उनको नहीं देना है। तो उस पे आएगा तभी तो। पहले तो कुछ राज्य सरकार ने अभी तक निकाला नहीं, लेकिन हम लोग तो लग रहा है खुद ही पहाड़ उठा लिए अपने सर पर। हम मनुष्य हैं, हमारे पास श्रवण इंद्रिय है, श्रवण का लिए क्षमता है, नेत्र है देखने के लिए, और दिमाग है समझने के लिए, नाक है सूंघने के लिए। इतनी ज्ञान इंद्रियां हमारे पास है, इसीलिए मनुष्य को सबसे चालाक प्राणी कहा जाता है। तो इन ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कीजिए और पहले चीजों को समझिए। है क्या घबरा करके कोई हम कदम ना उठा लें। जैसे हमारे साहब हैं, तो एक साहब कह रहे हैं कि शिक्षक की परीक्षा आईएएस के लेवल की या उससे उच्च लेवल का भी होना चाहिए, ऐसा हम सुन रहे हैं। अच्छी बात है, एक शिक्षक आईएएस का निर्माण करता है, यह भी अच्छी बात है भाई, बहुत सुंदर बात। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि शिक्षक को आईएएस लेवल की परीक्षा लीजिए, लेकिन आईएएस लेवल का परीक्षा लेते हैं तो उसकी सुख सुविधा और वेतन भी तो निर्धारित है। मतलब परीक्षा आईएएस लेवल की लीजिए और वेतन चपरासी लेवल का दीजिए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोले हैं, ताली इस पे बजाने लायक बात है, सुन लीजिए। दूसरी बात कि हम तो शिक्षक हैं, आईएएस पैदा करते हैं, ठीक है, तो आईएएस से भी ऊपर लेवल की परीक्षा होनी चाहिए। और हम शिक्षक जिस कानून से बंधे हुए हैं, जिस कानून के तहत, जिस नियम के तहत, जिस संविधान के तहत हमारी बहाली होती है, उस संविधान को बदलने का और नया कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सांसद और विधायक यानी संसद के पास है। तो उसमें बैठने वाले जो कानून बनाते हैं उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, ये तो बताया जाए। उनके पास तो उससे भी ऊपर लेवल की योग्यता होनी चाहिए, उससे भी कठिन परीक्षा होनी चाहिए। अगर एक शिक्षक है चरित्र प्रमाण पत्र, एक पुलिस है चरित्र प्रमाण पत्र, उठा करके देख लीजिए आईएएस शिक्षक के ऊपर कितने केस चल रहे हैं, बात समझिए मेरी। लेकिन यहां तो सांसद और विधायक जितने अधिक केस होगा उतने बढ़िया सांसद कहलाएंगे, है ना। मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं, लेकिन जब समाज में हमारे वो साहब लोग कहते हैं जिनको कि लोकतंत्र में महामानव कहा गया है, सोचिए, तो वैसे पद पर बैठने वाले को दागदार नहीं होना चाहिए, उनकी कठिन से कठिन परीक्षा होनी चाहिए। तो वो तो जितना ही दागदार होते हैं उतने बढ़िया कहलाते हैं। क्या बात है, 420
कितने धारा लगे हुए हैं एक एक लोगों पर, जिसका ठिकाना नहीं है, और वो सबके लिए कानून बनाते हैं। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है हम लोगों का, क्योंकि अब कुछ कहा जाए तो गलत हो जाएगा। लेकिन शिक्षक हूं, जागृत करना भी तो हमारा कर्तव्य है। आप ही दिखाते हैं, बताते हैं कि शिक्षक समाज को राह दिखाता है, तो मैं भी समाज को राह तो दिखा सकता हूं कि नहीं। सच में सबसे कठिन परीक्षा सांसद और विधायक की होनी चाहिए, और वह न्यायपालिका के जो जज होते हैं उनसे निश्चित तौर पे कठिन परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जज महोदय बनाए गए नए कानून या संविधान के तहत बनाए गए जो माननीय सांसद और विधायक महोदय लोग बनाते हैं, उस कानून का सिर्फ पालन करवाती है हमारा न्यायालय। हमारे जज महोदय बस पालन करवाते हैं। उसके लिए उनको एलएलबी करना पड़ता है और परीक्षा देनी पड़ती है। एक डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन उस डॉक्टर को वह डॉक्टर जिस नियम के तहत, जिस संविधान के तहत चलता है, उस संविधान को बनाने वाले को देखा जाता है कि कितने केस हैं आपके ऊपर। जितने अधिक केस रहेंगे उतना ही बढ़िया है, जितने अधिक घोटाला में रहेंगे उतना ही बढ़िया सांसद बनेंगे, उतना ही बढ़िया कानून बनाएंगे। बाहर हमारे नेताजी, अब बाहर हमारा कानून, धन्य है। अब समझिए बात को। अब एक साहब हैं तो कहते हैं, जो गला फाड़ के चिल्लाते रहते थे, विशिष्ट ना बनिए, नियोजित ही रहिए, नहीं तो फंस जाइएगा। अब उनका भी ऐसा डिमांड है कि नहीं, एक और मौका दिया जाए नियोजित से विशिष्ट बनने का। और ये उन्हीं वही नहीं, जो पुराने संघ के बड़े बड़े योद्धा हैं, वो भी चाह रहे हैं कि सारे विशिष्ट बन जाए। विशिष्ट बन गए, आज उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। जो गला फाड़ के नियोजित को विशिष्ट बनने से रोकते थे, आज उस विशिष्ट की सुरक्षा में वो लगे हैं। वो उसके लिए ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है और इसमें वोट की महत्ता है। अंदर खाने खुद बुद्धि लेसी हुई है विधायक बनने की, वगैरह वगैरह, बड़े बड़े पदों पे जाने की, तो उसमें वोट का महत्व है। तो वोट तो उनके पास अधिक हो गया है, तो उनकी बातें करते हैं, खुल के बोलते नहीं हैं। आजीवन बैठे रहे पद पर, पद न छीना जाए। कुछ लोग भाषण देते हैं, शिक्षक हैं, नहीं है, उनकी पत्नी शिक्षिका है, लेकिन उसको छुपाए रहते हैं कि बता देंगे तो वो भी फंस जाएगी, हम भी फंस जाएंगे। अरे मैंने तो कहा कि मैं भाई शिक्षक हूं, मेरी पत्नी भी शिक्षिका है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कि पत्नी को लोग जान जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। अरे भैया, पत्नी के लिए भी तो लड़ाई लड़ सकते हैं। कितना लड़ाई आपने लड़ा, उसके लिए भी तो लड़िए, सामने आइए। सिर्फ भाषणबाजी से काम चलेगा? लेके आंदोलन कीजिए, आगे लेकर के झंडा बुलंद कीजिए, पीछे से है क्या दिक्कत है? तो मैं तो देख रहा हूं सारे तमाशा को, आप लोग देखिए, महसूस कीजिए। मैं तो सारे लोगों को जागृत कर रहा हूं भैया कि आप सभी नेता हैं, आप सभी नेता हैं, आप गुरुजन हैं, और अपनी ताकत को पहचानिए। इंतजार मत कीजिए, सब लोग एक साथ होइए, और जो खंड खंड में आपको बांट रहा है उसको खंड खंड करके फेंक दीजिए, गंगा में विसर्जित कीजिए और एक हो जाइए। समझ गए? एक होइए, नहीं तो जाति धर्म का राजनीति करते रहिए और यूं ही चलते रहिए।
कि ये नेता हमारी जाति के हैं तो हम उनके साथ हैं, ये नेता हमारी जाति के, हम उनके साथ हैं। ये खेल खेलते रहिए, आनंद है, ठीक है, यही खेल खेलते रहिए। अरे एक जाति वो है शिक्षक। जिस दिन आप ये समझ जाइएगा उस दिन आप विजयी हैं। पहले छोटा सा शिक्षकों की संख्या कम थी, वो नेता पर हावी थे, लेकिन आज नेता हावी है शिक्षकों पर। क्योंकि आप टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, अब भी समझिए चीजों को। तो ऐसे ऐसे महान लोग जब अब विशिष्ट बनने के लिए एक मौका मांग रहे हैं, अब सोचिए, जो गला फाड़ के चिल्लाते थे कि नहीं नियोजित बने रहिए फायदा है, अब विशिष्ट बनिए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हमको राजनीति करने में आसानी होगी। सब विशिष्ट बन जाएंगे तो अलग अलग मांग नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो समस्या है कि विशिष्ट को खुश करो तो नियोजित रंज, नियोजित को खुश करो तो विशिष्ट रंज। अब उनके लिए समस्या हो रही है, तो सभी लोग विशिष्ट बन जाओ। चूंकि नियोजित विशिष्ट को नियोजित तो बना नहीं सकते, 5200 का स्केल दिलवा नहीं सकते, वो क्षमता है नहीं, समझ गए। तो इन चीजों को समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन अगर मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर 7वें वेतन का हमको स्केल नहीं मिलता है तो हम क्यों जाएंगे। हम तो कह रहे हैं हम सभी लोग चलने के लिए तैयार हैं भैया, हम तो साफ बोल रहे हैं कि हमारा सेवा जोड़ दीजिए ना पूरा। हमको जो 5200, हमको 31,000 और 32,000 नहीं चाहिए। एक बीओ को 29,200 वेतन मान दिए है ना, वही दे दीजिए ना। हमको 21,700 दे दीजिए ना, उसी स्केल में रख दीजिए, जो हमारा वेतन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा बढ़ के वहां पहुंच जाएगा उस कैटेगरी में। हमको नहीं चाहिए, हम नहीं मांग रहे हैं हमको 40,000 दीजिए, हमको एक 2,000 के ग्रेड पे में है, 21,700 बनता है उसका, 21,700 दीजिए, वो सेवा निरंतर कर दीजिए, प्रमोशन करके हम 2,800 में चले जाएंगे, 29,200 मेरा वेतन मूल वेतन हो जाएगा, हम उसी में खुश हैं। लेकिन यहां तो 32,000 देने की बात हो रही है। हमको नहीं चाहिए, वो जिनको चाहिए वो जा रहे हैं। साथियों समझिए, इस अंतर को थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, बस थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। गूगल पे बहुत चीजें हैं, प्रिंट निकाल लीजिए और अध्ययन कीजिए, नियमावली का अध्ययन कीजिए, सब समझ जाएंगे आप लोग। अभी राजस्थान का एक मैटर, मैंने राजस्थान के शिक्षक भाई से बात किया, वहां भी वही बात आ रही है। वहां बात आ रही है कि वहां पंचायती राज से राज्यकर्मी बने हैं, सरकार ने उनको वेतन क्या, जो यहां हमारे बिहार में सरकार ने वेतन संरक्षण का लाभ दे दिया ना, वहां भी दे दिया है। अब वहां क्या है, वित्त विभाग कह रहा है कि नहीं, वेतन संरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है अगर आप पंचायती राज से राज्यकर्मी में आए हैं। आप उसी कैडर से अगर 309 के तहत बहाल हैं, उसी में से उसमें जा रहे हैं तो वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। अन्य कैडर से आप उठ करके दूसरे कैडर में जाएंगे तो वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब वित्त विभाग ने उसको रोक दिया। तो वही बात मैं बिहार में कह रहा हूं कि आज तक सरकार ने अगर 5 एनपीएस देने के बाद 5,000 का सरकार के ऊपर बोझ आया है, तो आज तक वित्त विभाग उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहा है कि 5,000 रुपया का बोझ पड़ा सरकार के ऊपर, इतना खर्च। अब डीए 2% सरकार देती है तो वो चीज ओपन हो जा रही है कि इतना खर्च बोझ पड़ा, और एनपीएस देने पर वित्तीय बोझ 5,000 एक शिक्षक पर पड़ा तो 2.5 लाख शिक्षकों पर कितना पड़ा, वो वित्त विभाग आज तक आउट नहीं किया। हम तो ये खोज रहे हैं। 15 में 5200 का स्केल दिया, उस समय 3,68,000 शिक्षकों को स्पष्ट निकाल दिया, इतने 1,000 करोड़ का बोझ सरकार के ऊपर पड़ा। बीओ की बहाली हो रही है,
उसमें 1500 पोस्ट है, उसका निकाल दिया कि इतनी सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा 1 साल में। सब क्लियर हो रहा है। लेकिन ये पैसा बढ़ा तो सरकार कहने से क्यों हिचक रही है कि हमने इतना बढ़ा दिया, इतना लाभ दिया, वित्त विभाग कहीं शो नहीं कर रहा है। हमको ये आश्चर्य हो रहा है। अभी बहुत बातें हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी आवाज को एक एक कोने तक, न्यूज तक पहुंचाइए और अध्ययन कीजिए। मैं अध्ययन पर बल देता हूं, क्योंकि शिक्षक हूं, तो आपको भी कहूंगा चीजों को जानिए। हम थोड़ा पढ़ते हैं, आपसे सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं और आप लोगों के बीच बोलते हैं। जहां हमको कंफ्यूजन होता है वहां फिर अध्ययन करते हैं, वही तो करते हैं हम भी। फिर बात होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे।